हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने लीनियर कॉम्बिनेशन किया, लीनियर स्पैन किया, फिर उसके बाद लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, और लास्ट वीडियो में देखा कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स दिए हैं तो हम कैसे चेक करते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है ना। तो उन्हीं से रिलेटेड आज का भी हमारा टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन। अभी हमने थ्योरम्स नहीं की हैं, थ्योरम्स एक साथ करेंगे इन सब टॉपिक्स की। तो आपकी भी अगर कोई थ्योरम है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिस एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसी को समझते हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस क्या होती है। तो बेसिस क्या होती है? बेसिस होती है एनी सबसेट S of vector space V is called basis of V if vectors in S are linearly independent। लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि S स्पैन्ड V। सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 मिनट में इसका सेंस भी समझ लेते हैं, मतलब जितना टाइम लगेगा। कि अगर हमारा वेक्टर स्पेस V है तो उसका कोई भी ऐसा सबसेट जो इसके वेक्टर्स मतलब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी चीज वो V को स्पैन करता हो, मतलब V को जनरेट करता हो। V को स्पैन करना है, ये जनरेट करने का क्या मतलब होता है कि S का लीनियर स्पैन V के इक्वल हो, है ना। तो क्या हम लोग कह रहे हैं, हाँ, तो वो हमें अगर कभी भी कोई वेक्टर्स देंगे कि चेक कीजिए कि ये हमारे वेक्टर स्पेस के बेसिस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो वो सबसेट होनी चाहिए, और दूसरी चीज उसके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि वो V के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सके। इस यही मतलब होता है स्पैन का कि V के सारे एलिमेंट्स हम S के जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सके, है ना। तो ये दोनों कंडीशन अगर कोई भी V का सबसेट होल्ड करता है तो वो V की एक बेसिस बन जाएगी। तो सिंपल सा काम है। क्या काम? कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और V को स्पैन करता हो। अच्छा, ये जो स्पैन करता है ना, वैसे तो V को स्पैन करने वाले उसके बहुत सारे सबसेट होते हैं, है ना। लेकिन जो बेसिस होती है वो V के सारे एलिमेंट्स को यूनिकली स्पैन करती है। कहने का क्या सेंस है कि ऐसे कोई स्पैन है जो कि बेसिस नहीं है ना। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि S स्पैन्ड V बट नॉट अ बेसिस, दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस वी गेट दैट फॉर ए एलिमेंट ऑफ V, मतलब V के किसी एक एलिमेंट के लिए S के कई सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, लेकिन अगर वही बेसिस है तो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, है ना। मतलब क्या कहने का है? मतलब कुछ नहीं है कहने का। तो यहां पर ये बात आ गई कि इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि a subset S of vector space V is called basis of V if every element of V can be expressed as unique linear combination of vectors in S। मतलब अगर कोई भी सबसेट S हमारे V की बेसिस कहलाएगा अगर हम S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में V के सारे वेक्टर्स यूनिकली लिख सके। यूनिकली का मतलब है कि एक वेक्टर के लिए एक लीनियर कॉम्बिनेशन, दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो, और ये लीनियर इंडिपेंडेंस के कारण ही आता है। अगर वो लीनियर डिपेंडेंट होते हैं तो हम जानते हैं कि फिर उस केस में एक ही वेक्टर को कई तरीके से वो कॉम्बिनेट कर सकता है, क्योंकि फिर वहां पर रिप्लेसमेंट का खतरा रहता है। उस पर अब नहीं जाएंगे, नहीं तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब आते हैं डायमेंशन, और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, फिर इसके बाद पूरा डिस्कशन करते हैं। तो नंबर
ऑफ एलिमेंट्स इन basis of vector space in basis of vector space is called dimension of V। मतलब किसी भी वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि उसके बेसिस के में उस वेक्टर स्पेस की जो बेसिस है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस V है, आपने उसकी बेसिस देखी, उसकी बेसिस में 5 एलिमेंट्स हैं, तो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन बना 5। यहां पर कुछ जानने लायक बातें से पहले एक चीज जान लेते हैं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है, कि ऐसी वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन फाइनाइट हो। फाइनाइट कब होगा, जब उस वेक्टर स्पेस की एक ऐसी बेसिस हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है ना। आ गई होगी बात समझ में कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस क्या है। A vector space is said to be finite dimensional vector space if number of elements in the basis of that vector space is finite। मतलब किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगी। इन दोनों चीजों से रिलेटेड 3-4 बातें हम लोग समझ लेते हैं। पहली चीज, एक ही वेक्टर स्पेस के कई सारी बेसिसेस पॉसिबल हो सकती हैं। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी वेक्टर स्पेस है V, तो उसकी एक बेसिस S हो सकती है और दूसरी बेसिस S1 भी हो सकती है, S2 हो सकती है, S3 हो सकती है ना। लेकिन इन सभी बेसिसेस में एक चीज कॉमन होगी, क्या, कि सारी बेसिसेस, जितनी भी बेसिसेस होंगी, सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब अगर V हमारा एक वेक्टर स्पेस है, उसकी एक बेसिस S है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, तो इसकी अदर भी जितनी बेसिसेस होंगी S1, S2, S3, S4, S5, S6, सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 ही होंगे और वही उसकी डायमेंशन होगी, है ना। तीसरी, एक ही बात की, दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हमारा किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन जो होता है, जो डायमेंशन होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी डायमेंशन होगा, वो उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उस वेक्टर के उसके डायमेंशन से बड़े जितने भी सबसेट होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इस बात को थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ले लेते हैं एक एग्जांपल, ले लेते हैं, जैसे हम लोग के पास है R2 का सेट ओवर R, है ना। आप देखिए इसकी एक बेसिस होती है 1, 0, 0, 1, ये इसकी एक बेसिस होती है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स, एक चीज तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और दूसरी चीज इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम R2 के सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। तो B R2 की एक बेसिस है। दूसरा क्वेश्चन था, तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई, तो डायमेंशन ऑफ R2 बन गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। तो मतलब कितने बेसिस में एलिमेंट हैं, 2। पहले भी लिख दिए थे लेकिन ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, हमने कहा कि अगर अब R2 की क्या सिर्फ एक ही बेसिस होगी, नहीं, और भी बेसिसेस पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन वो सब की सब बेसिसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 ही होंगे। और तीसरी चीज हमने क्या कही थी कि अगर R2 की बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, मतलब R2 की डायमेंशन 2 है, तो अब 2 से एलिमेंट्स से बड़े, मतलब अगर 3 एलिमेंट का कोई सबसेट R2 का हुआ, 4 एलिमेंट का कोई भी सबसेट R2 का हुआ, तो वो सारे के सारे सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। मतलब आपको R2 का कोई सबसेट देते हैं 1, 0, 0, 1, 1, 2, तो आप देख के कह दोगे कि ये इसके वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मोर देन डायमेंशन है। हालांकि पहले आपको नहीं पता होगा तो चेक करना पड़ेगा, ऐसे आप कंपटीशन वगैरह के लिए वैसे ऐसे क्वेश्चन आने ही नहीं। अब दूसरी चीज क्या है, R3R, इसकी भी एक बेसिस होती है
1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये इसकी एक बेसिस होती है। तो इस तरीके से अगर डायमेंशन ऑफ R3 ओवर R आपसे कोई पूछता है तो क्या बनेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, दैट मींस 3। अब इसके जितने भी अब इसके जितनी भी बेसिसेस होंगी अदर, उनमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही होंगे। तीसरी बात, अब R3 के जितने भी सबसेट कैरिंग मोर देन थ्री एलिमेंट्स इज सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। मतलब अगर किसी भी R3 के वेक्टर में, वो सबसेट में 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, 4, 5, 6 हैं, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और दूसरी चीज, अगर उससे कम है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है जो हम लोग ने देखी है। फिलहाल इतनी बात हो गई। हाँ, और इसी तरीके से अगर कोई, जैसे हम देख रहे हैं ना 1, 0, 0, 1, R3 का 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, R4 होगा तो 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 0, 1। इस तरीके से ये बेसिस जो होती हैं RnR की, ये कहलाती हैं इनकी नेचुरल बेसिस। और आप हमेशा याद रखेंगे कि डायमेंशन ऑफ Rn ओवर R होती है n। मतलब अगर डायमेंशन ऑफ R5 5, डायमेंशन ऑफ R6 6, और उसकी नेचुरल बेसिस क्या होगी, ऐसे ही आप बनाते चले जाइएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डायमेंशन और बेसिस का। हम लोग ने कुछ बेसिक सी नॉलेज ली। अब आइए देखते हैं कि अगर हमें कोई भी सबसेट दे दें तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये हमारा वेक्टर स्पेस का बेसिस है कि नहीं। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सो दैट और चेक दैट 1, 2 एंड मान लेते हैं कि हमको एक सबसेट दे दिए, एक सेट दे दिए 1, 2 एंड 4, 3। ये हम लोग को एक क्या दे दिए, सबसेट। कह रहे हैं कि बताइए कि ये R2 ओवर R में बेसिस है या नहीं। तो बेसिस के लिए हमने सबसे पहली चीज बताई, क्या चीज बताई कि चेक करने के लिए आपको 2 चीजें देखनी है। पहली चीज तो आपको जो वेक्टर्स दिए हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये चेक कैसे आप करोगे। उस पूरे मेथड का वीडियो हम लोग ने लास्ट वीडियो में पूरा मेथड डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हमने उसी के साथ साथ R2 के लिए एक इजी ट्रिक थी कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल के रूप में, रियल नंबर मल्टीपल के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस केस में दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। यहां पर बताइए कि आप 1, 2 को 4, 3 के मल्टीपल के रूप में या फिर 4, 3 को 1, 2 के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर आप बाय द वे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4, 8। हमें चाहिए 4, 3। तो मतलब एक वेक्टर को दूसरे R2 में मल्टीपल में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहला तो पड़ाव हम लोग ने पार कर लिया, स्टेज 1 हैज बीन पास्ड कि वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। दूसरे स्टेट में कैन वी एक्सप्रेस एवरी एलिमेंट ऑफ R2 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 4, 3, देन हाउ टू वी कैन शो दैट। ये चीज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो वीडियो थोड़ी लंबी है और उसके एकदम लास्ट में डिस्कस किए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है। वो फिर से हम लोग यहाँ करेंगे, और शायद यही एग्जाम्पल भी था हमें जहाँ तक याद है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं कि R2 का हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट है x, y R2। मतलब इससे हम R2 के किसी भी एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम इसको इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकें तो मतलब हम R2 के किसी भी एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि x, y चेंज कर देंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या कहा था कि अगर दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में किसी तीसरे वेक्टर को लिखना है तो सबसे पहले जितने वेक्टर्स के लिए लिखना है उतने वो ले आइए स्केलर्स। तो अल्फा बीटा मान लिया हमारे पास 2 स्केलर्स हैं,
अब लिख लीजिए, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1,2 प्लस बीटा इंटू 4,3, है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हमें अल्फा बीटा मिल जाए और अल्फा बीटा हमें ये बिल्कुल एक इंफॉर्मेशन दे दे कि x और y की सारी रियल वैल्यूज के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो ये स्पैन हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं आगे और पाते हैं अपना रिजल्ट बहुत अच्छा सा। अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा कॉमा 2 अल्फा 4 बीटा कॉमा 3 बीटा। अब x मतलब R2 में एडिशन कैसे होता है, तो x का कोऑर्डिनेट s से y का कोऑर्डिनेट y से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 4 बीटा कॉमा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, है ना, सही लिखें, सॉरी ये बीटा 3 बीटा। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप वो कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो आपको फ्रॉम एबव इक्वेशन यू कैन गेट दैट अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू y, दैट इज इक्वेशन 2। एंड नहीं लिखेंगे, नहीं तो दिख नहीं रहा। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कैसे भी अल्फा बीटा पाना है, तो एक बहुत इजी तरीका, मतलब इसी के लिए बस वो इजी तरीका है, बाकी के लिए हो सकता है कठिन हो। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से किया मल्टीप्लाई, दोनों को किया सब्सट्रैक्ट, ऊपर बना 2 अल्फा, नीचे 2 अल्फा कैंसिल हो गया, ये बना 8 बीटा, नीचे बना 3 बीटा, सब्सट्रैक्ट होके 5 बीटा, तो 2x माइनस वाई। तो इसने कहा कि बीटा की वैल्यू 2x माइनस वाई अपॉन 5। फिर हमने कहा अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा की वैल्यू के लिए फर्स्ट इक्वेशन में बीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो अल्फा प्लस 4 टाइम ऑफ 2x माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू x। इसको उधर ट्रांसफर कर दें, तो अल्फा इज इक्वल टू x, और ये एलसीएम ले लेंगे तो 5x, और माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x प्लस 4y अपॉन 5, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4y माइनस 3x अपॉन 5। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4y माइनस का 3x अपॉन 5, दैट इज अवर आंसर। तो देखिए, क्या x y की सारी वैल्यूज के लिए अल्फा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यस, these vectors 1,2 and 4,3 are spanned V, and we are already proved that these vectors are linearly independent. That's when we get a conclusion that these vectors are a basis of R2. अब अगर इससे आपको इसकी डायमेंशन निकालनी होती तो इसके वेक्टर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसकी डायमेंशन 2 बनती है, हालांकि हम लोग पहले कर चुके हैं, तो अच्छी बात है। अब क्या क्या हो गया, तो अच्छा ये वैल्यूज से समझ आया ना, इन वैल्यूज से क्या हो गया कि मतलब अगर अब आप कोई भी एलिमेंट चाहिए, अगर कोई भी एलिमेंट R2 का आप चाहिए कि इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लें, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, x और y की वहां पर वैल्यू लिखनी है। जैसे आपने कहा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 7,8, कौन 7,8 को इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है, तो आप 7,8 से अल्फा बीटा निकालिए। तो यहां पर x है 7, y है 8, यहां पर वैल्यू रख दीजिए। तो ये रफ वर्क फॉर 7,8, x की वैल्यू 7 2 जा 14 और माइनस 8 मतलब 6, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया 6 अपॉन 5। अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 21 इज इक्वल टू 11 अपॉन 5। तो अल्फा बीटा मिल गया, तो 7 अपॉन 8 को लिख सकते हैं 11 अपॉन 5 इंटू 1,2 प्लस 6 अपॉन 5 इंटू 4,3, मतलब अल्फा 1,2 प्लस बीटा 4,3। इस तरीके से आप एक्स वाई को चेंज करके कोई भी R2 का वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और आप यही रिजल्ट पाएंगे कि हर एक वेक्टर के लिए एक यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक लगभग जितना बेसिक था वो खत्म होता है। अब प्रॉपर्टीज थ्योरम के थ्रू हम लोग करते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।